नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम अपने ग्रह को उसकी हदों से आगे धकेल चुके हैं? चलिए उन आइडियाज को समझते हैं जो हमारा भविष्य तय कर रहे हैं। जरा सोचिए, 11,000 साल से भी ज्यादा समय तक हमारी पृथ्वी का जो माहौल था वो काफी स्थिर था और इसी वजह से हम इंसानों की सभ्यता फल फूल सकी। लेकिन सिर्फ पिछली एक सदी में हमारी अपनी गतिविधियों ने इस पूरे बैलेंस को आप कह सकते हैं हिलाकर रख दिया है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। ये इतना बड़ा है कि अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम एक नए भूवैज्ञानिक युग में आ गए हैं, जिसे नाम दिया गया है एंथ्रोपोसीन, मतलब इंसानों का युग। एक ऐसा दौर जहां इस ग्रह पर सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली ताकत खुद इंसान बन गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने इस असर को नापें कैसे? कैसे पता चले कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं? इसी के लिए वैज्ञानिकों ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसे कहते हैं ग्रहीय सीमाएं या प्लैनेटरी बाउंड्रीज। आप इसे हमारे प्लैनेट का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, जो हमें बताता है कि कौन कौन से सिस्टम्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और असल में चिंता की बात तो ये है कि इस रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक हम 9 में से 4 जरूरी सीमाओं को पार कर चुके हैं। जी हां, 4। इनमें शामिल हैं क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी का नुकसान, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और हमारे ग्रह के जरूरी न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये हमारे प्लैनेट के सबसे सबसे जरूरी सिस्टम हैं। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पृथ्वी के उन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को देखते हैं जिन पर हम सब टिके हुए हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से, जिसका जवाब उतना सीधा नहीं है। तो हमारा पर्यावरण क्या है? सीधी भाषा में कहें तो हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सब पर्यावरण है। इसमें जीवित चीजें भी हैं और हवा, पानी, मिट्टी जैसी बेजान चीजें भी। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जो यहाँ जीवन को मुमकिन बनाता है। इस पूरे सिस्टम को हम 4 मेन हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है वायुमंडल, यानी हमारी हवा। दूसरा जलमंडल, यानी सारा पानी। तीसरा है स्थलमंडल, मतलब जमीन और मिट्टी। और चौथा जीवमंडल, जिसमें सारे जीवित प्राणी आते हैं। ये चारों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर ही हमारे ग्रह को रहने लायक बनाते हैं। और इसी पर्यावरण से हमें वो सब कुछ मिलता है जिसकी हमें जरूरत है। हमारा खाना, पानी, घर बनाने का सामान, ऊर्जा, इन्हें ही हम प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, ये मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं नवीकरणीय या रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, जो हमें लगातार मिलते रहते हैं। और दूसरे हैं गैर नवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज, जिनके भंडार सीमित हैं और एक बार खत्म हो गए तो उन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम इन रिसोर्सेज का, खासकर नॉन रिन्यूएबल वालों का, हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नतीजे बहुत गंभीर होते हैं, जैसे जंगलों का कटना जिससे क्लाइमेट बदल रहा है, पीने के पानी की किल्लत, ऊर्जा के लिए हमारी असुरक्षा और यहाँ तक के खाने पीने की चीजों पर भी संकट। तो ठीक है, हमारे सामने ये सारी चुनौतियां हैं। तो सवाल ये है कि हमारा लक्ष्य क्या हो? हमें आगे किस रास्ते पर बढ़ना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब एक ही कॉन्सेप्ट में मिलता है, और वो है स्थिरता, या जिसे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। यही वो आइडिया है जो हमें रास्ता दिखा सकता है। इसकी सबसे जानी मानी परिभाषा ब्रंटलैंड कमीशन ने दी थी। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है एक ऐसा विकास जो आज की हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से कोई समझौता न करे। मतलब हम अपने हिस्से का सब कुछ इस्तेमाल करके ख़त्म न कर दें। और ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है। देखिए, सच्ची सस्टेनेबिलिटी के 3 पहलू होते हैं। एक है पर्यावरण, जाहिर है। दूसरा है समाज, मतलब लोगों की भलाई और बराबरी। और तीसरा है अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो लेकिन सही तरीके से। इन तीनों में बैलेंस बनाना ही असली चुनौती है। ठीक है, तो लक्ष्य तो समझ आ गया, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाए? असल में करना क्या होगा? देखिए, इसे हासिल करने के लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और सिंचाई के बेहतर तरीके अपनाना। हमें कोयले, पेट्रोल को छोड़ के सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्स की तरफ बढ़ना होगा।
खेती करने के तरीकों को बदलना होगा ताकि वो सस्टेनेबल बने, और सबसे ज़रूरी, हमारी बायोडाइवर्सिटी और जो खास इकोसिस्टम है उन्हें हर हाल में बचाना होगा। और इस पूरे बदलाव में आज के दौर के बिजनेस यानी कंपनियां एक बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। वो सिर्फ प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती हैं। सोचिए, कंपनियां अपने कच्चे माल और एनर्जी के लिए पर्यावरण पर ही तो निर्भर हैं। इसीलिए अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जैसे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, जिनसे वो अपने असर को नाप सकते हैं और कम कर सकते हैं। और बात सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने से उनकी लागत भी कम होती है और मार्केट में इमेज भी अच्छी बनती है। तो अब फोकस सिर्फ मुनाफे से हटकर मुनाफे और पर्यावरण की देखभाल में संतुलन बनाने पर आ रहा है। लेकिन आखिर में कोई भी बड़ा बदलाव तभी आता है जब आम लोग उसके बारे में जानते हों। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग इन मुद्दों को समझें और इन कोशिशों में अपना हिस्सा भी डालें। अब अगर भविष्य की बात करें तो टेक्नोलॉजी हमें इन बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नई उम्मीदें दे रही है। देखिए, क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्याएं हैं वो इतनी ज़्यादा जटिल हैं कि हमारे आज के सुपर कंप्यूटर्स भी उनके सही मॉडल बनाने में संघर्ष करते हैं। लेकिन अब एक नई बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। इसमें इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर है कि ये उन मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को भी कर सकती है जो आज नामुमकिन लगती हैं। इससे हम आने वाली आपदाओं की बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं, नई तरह की एनर्जी सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और बेहतर मटेरियल बना सकते हैं। इसके इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स भी हैं और टेक्नोलॉजी भी, रास्ता पहले से कई ज़्यादा साफ है। अब सवाल ये नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसे हासिल कैसे करेंगे।